वेरी गुड मॉर्निंग। हमको बात करनी है सब आज एंजल फंड की। एंजल फंड की बात करनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जो टॉपिक आएगा दैट इज कॉल्ड सब आपका एंकर इन्वेस्टर, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है। चलिए उसके पहले हम अपना पीएलआर कर लें। पीएलआर में हम क्या करते हैं, जो भी हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में उसका हम रिवीजन करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रीवियस लेक्चर रिवीजन। चलिए तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी दो चीजों की। एक हमने बात करी थी यार प्राइवेट इक्विटी की, करेक्ट। एक क्या बात करी थी अपन ने, प्राइवेट इक्विटी। तो भाई प्राइवेट इक्विटी में हमने क्या बात करी थी कि प्राइवेट इक्विटी मतलब सब कोई भी कंपनी है, आईपीओ लाने के पहले कोई उसमें इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी। से फॉर एग्जांपल हमने बात करी थी साहब अमिताभ बच्चन की, उन्होंने इन्वेस्ट किया था जस्ट डायल वाली कंपनी में। अच्छा, फीचर्स क्या क्या देखे थे हमने इसके प्राइवेट इक्विटी के। पहली बात तो ये इलिक्विड इन्वेस्टमेंट होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में अभी कंपनी लिस्टेड ही नहीं हुई है, तो आज के दिन ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है यार, इलिक्विड इन्वेस्टमेंट। सेकंड, हम यहाँ पर फोकस करते हैं, फोकस ऑन ग्रोथ। एक ये इसका फीचर था, ये है हमारे फीचर्स, इसकी विशेषताएं, राइट। फोकस करते हैं ग्रोथ पर। कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस भी हम बात करते हैं यहाँ पर कि भाई जो भी प्राइवेट इक्विटी फर्म इन्वेस्टमेंट करती है वो क्या चाहती है, कंट्रोल्ड एंड इन्फ्लुएंस। और इनकी होती हैं अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, करेक्ट। ये अपन ने बात करी थी। अब ये पैसा जो लाते हैं, ये पैसा कहाँ से लाते हैं, सोर्सेज ऑफ कैपिटल। तो भाई प्राइवेट इक्विटी में जो पैसा आता है वो आता है HNI से, HWNI से, या इसको हम लिखें हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से, एंड अलग अलग इंस्टीट्यूशनल कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं, वहां से भी इनके पास पैसा आता है। ये हो गया हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात, राइट। आगे फिर अपन ने बात की थी कि भाई प्राइवेट, अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो भी प्राइवेट इक्विटी फर्म इन्वेस्ट करेंगी वो उनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होती हैं। हम उसके पहले वाली बात करेंगे, आईपीओ आएगा तो सभी एक्वायर करेंगे। यहाँ पर आप क्या करते हैं साहब, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है अनलॉकिंग वैल्यू बियॉन्ड द पब्लिक आई। प्राइवेट इक्विटी फर्म क्या करती है साहब, अनलॉकिंग वैल्यू बियॉन्ड द पब्लिक आई। अच्छा, पब्लिक आई मतलब पब्लिक को जब अच्छा पब्लिक को कब पता पड़ेगा, जब वो चीज स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेकर आएगी, राइट, तब पब्लिक को पता चलेगा। तो लॉ ने बोला उसके पहले ही जो प्राइवेट इक्विटी होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी आंख जमा लेते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पर काम करते हैं, राइट। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे हमने कि भाई ये प्राइवेट इक्विटी में कौन कौन आएगा, वो अपन ने बात करी थी। कौन कौन आएगा, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हमने बात करी थी सिक्वा की, हमने अलग अलग इन्वेस्टर्स की बात की थी। एक था जिसमें सिक्वा कैपिटल इंडिया, एक हमने इनकी बात की। तो यहाँ पर हमने बात की थी अलग अलग तरीके के इंडिया, बराबर है। इन्होंने इन्वेस्ट किया था ओला में, इन्होंने इन्वेस्ट किया था जोमेटो में जो 2021 में आईपीओ लेकर आई थी। और क्या क्या बात की थी अपन ने, सिंगापुर वाले की,
टीमासिक होल्डिंग, राइट, ये सिंगापुर वाले हैं, इन्होंने किया था साहब पीवीआर सिनेमा में और हॉस्पिटल में, मणिपाल हॉस्पिटल में। ब्लैक स्टोन था, एक वो साउथ इंडियन वाली रेस्टोरेंट चेन में एवर स्टोन था, 2 स्टोन है। इसने इन्वेस्टमेंट किया था बर्गर किंग में एंड सागर रत्न में, राइट। तो ये अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अपन ने बात करी थी। फिर हमने बात करी थी यार, एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बात करता है टाइप्स ऑफ प्राइवेट इक्विटी, और ये वाला टॉपिक कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर हमने 3 तरह के टाइप्स देखे थे इनके। पहला था LBO, याद होना चाहिए आपको, कंपलसरी, राइट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का कॉन्सेप्ट है, राइट। पहला था आपका LBO, लीवरेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LBO? लीवरेज बाय आउट, राइट, वो अपन ने बात करी थी। फिर एक था आपका वेंचर कैपिटल का, दैट इज कॉल्ड VC, और एक था आपका GC, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ कैपिटल। डिफरेंस क्या था? लीवरेज बाय आउट मतलब आप मैक्सिमम किसी कंपनी की मेजॉरिटी स्टेक को बाय करते हैं, या तो आप वो कंपनी बाय करते हैं या फिर कंपनी की बिजनेस यूनिट बाय करते हैं, बराबर है। उनकी बिजनेस यूनिट बाय कर लो या बिजनेस एसेट्स बाय कर लो। फॉर एग्जांपल टाटा ने एक्वायर किया था JLR को, जैगुआर लैंड रोवर, बराबर है। तब इनको एक्वायर किया था 2008 में, ये वाली कहानी सबको पता। और इन्होंने डेट इक्विटी मिक्स से इस वाली कंपनी को एक्वायर किया था अपनी ग्लोबल प्रेजेंस जमाने के लिए। अच्छा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, LBO में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कौन सी वाली कंपनीज में? जो कंपनी ऑलरेडी सेटल्ड है, जो कंपनी मैच्योर है और जनरेट कर रहे हैं कैश फ्लो, जनरेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, करेक्ट। ये हो गया एक कंसेप्ट। फिर सेकंड क्या है यार? वेंचर कैपिटल। अच्छा, ये ब्रॉड कैटेगरी है प्राइवेट इक्विटी की, ब्रॉड कैटेगरी है प्राइवेट इक्विटी। ये इन्वेस्ट करती है लेस मैच्योर कंपनीज में, ये इन्वेस्ट करती है लेस मैच्योर कंपनी में, राइट। जैसे कि सिक्वा ने इन्वेस्टमेंट किया था बायजूस में, वो अलग बात है कि अब डूब गई है, बट ठीक है, उस टाइम पे तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन था। ग्रोथ कैपिटल, ग्रोथ कैपिटल ये इक्विटी इन्वेस्ट करती है, और क्या देखा था हमने? माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट में, राइट, जो एक्सपांशन करने वाले हैं, रिस्ट्रक्चरिंग करने वाले हैं, बेसिकली वो वाली कंपनी में ये काम करती है, राइट। चलो, तो एक हमने ये बात की थी प्राइवेट इक्विटी में जो इंपॉर्टेंट थी हमारे पास। चलो, अब हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करें, और आज का डिस्कशन में सब एग्जाम में सवाल आ चुका है 2003 जून में 3 नंबर का एंजल फंड के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने को। चलो, तो अब नाम से ही लग रहा है यार, यहाँ पर कुछ एक फंड बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक फंड, किसी के द्वारा एक फंड बनाया गया है, दैट इज कॉल्ड एंजल फंड। तो उन्होंने बोला साहब एंजल फंड मीन्स refers to a money pool created। पूल मतलब हमने इकट्ठा करा है, मतलब कलेक्ट किया है। मनी पूल क्रिएटेड किसके द्वारा किया गया है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल
या कंपनीज जनरली जिन कंपनीज को हम क्या बोलते हैं यार, एंजल इन्वेस्टर। और जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, स्टार्टअप बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं यार, एंजल इन्वेस्टर। मतलब देखे तो एक तरीके का ये वीसीएफ है, वीसी है, वेंचर कैपिटल की कैटेगरी में आएगा। एंजल फंड इज डिफाइंड, अच्छा एंजल फंड को कहाँ डिफाइन किया है इन्होंने, सेबी एआईएफ कैटेगरी 1 जो होती है उसमें एंजल फंड को, अरे भाई एआईएफ की 3 कैटेगरी होती है ना बेटा, एक होती है वीसी वाली, ये हो गया हमारा C1, ये हो गया C2, ये हो गया, ये C3 में कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, और C2 में ना इसमें आता ना इसमें आता, याद करो यही पढ़ा था हमने, बराबर है। तो लॉ ने बोला यहाँ पर जो एंजल इन्वेस्टर आएगा वो कैटेगरी 1 का पार्ट होगा, मतलब वीसी, वही हमने बोला है वीसी वाला पार्ट होगा, that raises fund from angel investor and invest in accordance with the regulation specified by the SEBI। मतलब ये एंजल फंड एक तरीके का है जो एंजल इन्वेस्टर से पैसा रेज करता है और अकॉर्डिंगली वो अपनी गाइडलाइन के अनुसार अपने रूल्स के हिसाब से उस पैसे को इन्वेस्ट करता है, राइट। ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आगे अब ओवरऑल एंजल फंड एक कैटेगरी 1 C1, कैटेगरी 1 एआईएफ है जो कैपिटल को पूल करता है फ्रॉम डिफरेंट एफिलेंट इंडिविजुअल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं यार, एंजल इन्वेस्टर। से फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो हमारे पास सबसे पहले तो नाम सुना होगा आपने, बराबर है। सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर कौन है यार, रतन टाटा जी थे, बट हमारे लिए तो आज भी हैं, राइट। तो रतन टाटा जी इन्वेस्ट करते हैं, एंजल इन्वेस्टर। कुणाल शाह, ट्विटर पे जाओगे मिल जाएंगे आपको ये। सचिन सचिन बंसल, बिनी बंसल, याद है ना, फ्लिपकार्ट वाले। सचिन बंसल, बिनी बंसल ने जैसे कि एथर एथर इन एनर्जी में इन्वेस्ट किया है, राइट। ये करते रहते हैं। चले, अनुपम मित्तल, वो आप देखते रहते हैं उसको, शार्क टैंक इंडिया में, शादी.com वाले भैया, राइट। तो ये क्या करते हैं सब, ये लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं। नवीन तिवारी के नाम से एक और एंजल इन्वेस्टर हैं। तो बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो ये पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं। चल, टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप कंपनीज, स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है एट द अर्ली स्टेजेस। एंजल इन्वेस्टर ऑल्सो रिफर्स टू द बिजनेस एंजल्स, इनको हम बिजनेस एंजल्स भी बोलते हैं, परी। सीड इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर आर टिपिकली हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल who provide financial support in exchange for the ownership इक्विटी या कन्वर्टेबल डेट के फॉर्मेट में। सब जो पीयूष बंसल पैसा लगा रहे हैं, जो लेंस कार्ड वाले, ये सब के सब काहे में आते हैं, आपके एंजल इन्वेस्टर्स में आते हैं। जिनके पास पैसा है वो सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट के बदले में वो फ्री में सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आपकी कंपनी की इक्विटी खरीदते हैं या आपको एक डेट प्रोवाइड करते हैं सर्टेन परसेंटेज पे, वो कॉन्सेप्ट चलता है। हु आर एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर्स आर ऑफन फॉर्मर एंटरप्रेन्योर्स, सब जो पहले एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं वो आते हैं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े दिग्गज लोग आते हैं सब, हु ब्रिंग, वो सिर्फ अकेली कैपिटल लेकर नहीं आते हैं, बल्कि उनके पास क्या है, एक्सपर्टीज है, मेंटोरशिप है टू स्टार्टअप। अगर आप ध्यान करो तो जब शार्क टैंक में बंदा पैसे रेज करने आते हैं तो वो एक्सपीरियंस भी ढूंढते हैं कि भाई हमको अमन गुप्ता चाहिए क्या, जो मार्केटिंग एक्सपर्ट है, बोट वाला, बराबर है। तो वो ये भी ढूंढते, क्योंकि आप सीधी बात है ना, आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो, उसके बदले में 2-5% इक्विटी परचेज कर रहे हो, तो थोड़ा सा तो आपकी ओपिनियन भी मैटर करती है।
एक्सपीरियंस भी मैटर करता है, वो एक्सपीरियंस भी तो साथ में मिल रहा है आपको। They usually enjoy working with the early stage business and have a keen interest in nurturing innovative ideas and ventures. Angel play a pivotal role in building a business foundation without stepping into a controlling or operating role. वो आपकी कंपनी में रोजमर्रा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो आपको आइडियाज देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि उन्होंने वो प्रॉब्लम को पहले कभी फेस किया हुआ है। ये चीज है इनके पास। आगे, फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर। सबसे पहला, अर्ली स्टेज फोकस। एंजल इन्वेस्टर्स आर ऑफन द अर्लीस्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट मेड इन द स्टार्टअप, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द। इनका काम है सब, आपको जो सीड फंडिंग मिली है और जो वेंचर कैपिटल फंडिंग मिलेगी, इसके बीच में आपको अगर पैसा रिक्वायर्ड है तो आपको एंजल इन्वेस्टर बैठा है, आप उसको अप्रोच करो, अपना आइडिया एक्सप्लेन करो, वो अकॉर्डिंगली आपको फंड कर देगा। सेकंड फीचर क्या है यार? Experience and network. Many angel investors are successful entrepreneurs. ये बंदे कौन हैं? ऑलरेडी बिजनेस कर चुके हैं, रनिंग सक्सेसफुल बिजनेस है इनका, तो इसलिए इनके पास एक्सपीरियंस है themselves and have a background in mentoring startup, और इनका बैकग्राउंड है बहुत सारे स्टार्टअप को सक्सेसफुल इन्होंने किया है अपनी सलाह से। They help shape business models, create business plan, connect startups to resources and network. वो कनेक्शन प्रोवाइड करना बहुत जरूरत है। कोलैबोरेटिव ग्रुप। एंजल ऑफन फॉर्म नेटवर्क्स एंड एंजल ग्रुप बेस्ड ऑन द रिलीजन, रीजनल लेवल पर, इंडस्ट्री लेवल पर, एकेडमिक अफिलिएशन लेवल पर। दीज नेटवर्क अलाउ देम टू शेयर रिसोर्सेज ऑन अ पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट। इन्होंने क्या करा, आपस में साहब दो चार लोग मिल गए, दो चार लोगों ने अपना बना लिया नेटवर्क, pool resources to increase their collective investment capacity, provide strategic advice and mentorship to portfolio companies। और equity crowdfunding ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है। A growing number of angels are now investing online through equity crowdfunding platform, which allows them to access a broader range of startups and company investment with the angel investor, right? ये चीज important है, ये यहाँ पर बात हमने करी है कंसेप्ट की। अब तो ओवरऑल हमारे पास एंजल इन्वेस्टर क्या है यार? एंजल इन्वेस्टर मतलब सब लॉ ने बोला है, एंजल इन्वेस्टर ये होता है आपका एक तरीके से आपको एक सलाह देने वाला, राइट? उसकी भूमिका निभाता है। तो हमारे पास तीन तरह के, इनफैक्ट चार तरीके के अलग अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ध्यान से। सबसे पहला है अर्ली स्टेज फोकस, याद रखना है आपको, ये फीचर्स हैं, एग्जाम में कभी आ गया तो आप इजीली लिख पाओगे 3-5 नंबर में कि भाई कंसेप्ट क्या होता है, बराबर है। चलो तो 1 2 3 4 अर्ली स्टेज फोकस, उसकी अपन ने बात करी है। एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क वहां बात करी है। कोलैबोरेटिव ग्रुप वो बात करी है, और इक्विटी क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म की बात की है। से फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म की बात को आगे बढ़ा है, तो अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो इंडिया लेवल पे है साहब, एक है आपका लेट्स वेंचर, नेट पे सर्च करोगे, गूगल देवता की हेल्प लोगे तो वहां मिलेगा आपको। एक है आपका ग्रिप इन्वेस्टर या टाइके, राइट? और आप अगर ग्लोबल लेवल पे जाओ, यूएसए लेवल पर, तो वहां पर एक है आपका सब वी फंडर, ये है यूएसए लेवल पर, बराबर है। अब जैसे कि आपको इन्होंने साहब यूएसए में वी फंडर बहुत बड़ा है, जोमेटो में इन्वेस्टमेंट किया था भैया अर्ली डेज में, राइट? ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो यूएसए में है आपका वी फाउंडर, वो अपन ने बात कर ली है। और क्या है यार, एक है यहाँ पर स्टार्ट इंजन। अलग अलग क्या है आपके, ये आपके इक्विटी क्राउड प्लेटफॉर्म हैं आपके, जो यहाँ पर क्राउड फंडिंग के लिए अवेलेबल हैं, इंडिया में चाहे बाहर। चले अब हम बात करें रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एंजल इन्वेस्टर। सबसे पहली बात तो इनका रोल क्या है यार, ये आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड अलोंग विद दिस फंडिंग
यू विल गेट द एक्सपीरियंस ऑफ सच एंजल इन्वेस्टर्स, मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं आपको उसी के साथ में। चल, angel investor not only provide financial backing but also offer strategic guidance, mentorship, helping startup navigate the challenges of early stage। आपको जो challenges आने वाले हैं उसका समाधान भी इनके पास होता है, वो एक फायदा है। सेकंड, दूसरी बात, आपको रिसोर्सेज से, अरे भाई कल के दिन आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, से फॉर एग्जांपल आपने अमन गुप्ता को 5% दे दिया XYZ अमाउंट के रिस्पेक्ट में, अब कल के दिन आपको मार्केटिंग एक्सपर्ट चाहिए, अमन गुप्ता के पास कोई ना कोई एग्जिस्टिंग है, कल के दिन आपको चाहिए साहब वो पैकेजिंग वाला, सॉलिड पैकेजिंग करवाना है, तो अमन गुप्ता के पास कोई है, पीयूष बंसल के पास कोई है, वो शुगर कॉस्मेटिक वाली आंटी के पास कोई ना कोई है, तो आप इनके पास रिसोर्सेज रहते हैं। एंजल हेल्प फाउंडर्स बिल्ड बिजनेस नेटवर्क, connect with potential partners, access resources that might not be available to stand alone entrepreneur। हो सकता है साहब अगर सिंगल ही आप काम करते रहो तो आपके पास वो नहीं है पर्सन, वो वेबसाइट आपको कैसी बनानी है, वेबसाइट का गेटअप कैसा होगा, ओवरऑल ये सारी चीजें इनके पास पहले से अवेलेबल है। और एक आप अकेले बिजनेस वाले इतनी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं कांस्टेंट रहता है विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग, या पर्सन अच्छा नहीं मिल रहा है, आपके पास पैसा बहुत पड़ा है। तीसरी बात, शेपिंग बिजनेस मॉडल, while they do not take on controlling roles, ये controlling roles नहीं लेते हैं। Effective angels actively participate in refining a company business strategy and market positioning, enhancing the startup growth। सब startup growth को वो controlling stake नहीं लेते, बट फिर भी आपको राय दे देते हैं टाइम टाइम पर। Examples of angel fund and network, एक है इंडियन एंजल फंड, इंडियन एंजल नेटवर्क IAN, one of the India's largest angel network। IAN has invested in several high growth companies। इन्होंने बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है, वो मोमो, ध्रुवा, यूनिफॉर, राइट, बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। मुंबई एंजल नेटवर्क, an active group in India focusing on early stage investment with a portfolio that includes startup in technology, healthcare, consumer products, इन पे फोकस करते हैं ये। Silicon Valley Angels, a US-based group of angel investors who have supported notable ventures like Uber, Airbnb in the initial stages। सब इनको इन्होंने सपोर्ट किया है, तो इन्वेस्टर्स को सब इनका काम ही है पैसे बांटना, कंट्रोलिंग स्टेक नहीं लेना, एक नॉमिनल स्टेक लेना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, और उनको मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है। चले, और काम की चीज क्या निकली हमारे पास, angel investors are pivotal to the startup ecosystem, filling the funding gap before venture capitalists step in। venture capitalist आएंगे उसके पहले ही angel investor अपना पैसा उसको दे चुके हैं, right? Their contribution extend beyond capital, providing mentorship, business strategy, valuable connections। Angel tends to be more patient with their investment, focusing on long-term growth industry। उनको हाथों हाथ रिटर्न नहीं चाहिए, इनको आराम से ठंडा करके खाने में विश्वास करते हैं ये। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट नोट हुआ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का प्रोविजन है, एग्जाम में आ जाए, आप बिंदास लिख के आ सकते हैं पॉइंट वाइज, राइट? इतना कंटेंट आपको और एक्चुअल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है। चलो, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आएगा ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी बात करेगा यार ये? एंकर इन्वेस्टर्स की। अब एंकर इन्वेस्टर नाम से लग रहा है यार ऐसे कोई इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम कहां पर इशू करें, कहां पर करेंगे इन्वेस्ट, ये पब्लिक इशू में करेंगे इन्वेस्ट, मतलब कोई कंपनी का IPO आ रहा है, वहां पर ये बंदे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो एग्जाम में एक तो 2 नंबर का सवाल आया है, तो आपके पास कंटेंट ढेर सारा होगा, उसमें से 2 नंबर का छोटा सा आधे पन्ने का एग्जाम में लिख कर आ जाए। 4 नंबर का आया है तो लगभग आपके एग्जाम कॉपी का 75% आपको फिल आउट करना है। 5 नंबर में भी यही है, व्हाट इज मेंट बाय एंकर इन्वेस्टर क्या होता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ अलोकेशंस, मतलब यहाँ पर कितना देना है कितना लेना है इनको, वो है यहाँ पर लिमिटेशन। मतलब हमको 2 चीजें पढ़ना है, एंकर इन्वेस्टर क्या होता है और अलोकेशन कितना क्या आपको करना है, वो अपन को बात करनी है। चले, सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला है एंकर इन्वेस्टर को डिफाइन किया गया है, तो इन्होंने बोला एंकर इन्वेस्टर मींस अ QIB। बहुत बढ़िया, सब एंकर इन्वेस्टर एक QIB है।
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, याद करो QIB हमने पढ़ा है पहले पूरा का पूरा टॉपिक। तो उन्होंने बोला भैया पहली बात तो ये QIB की कैटेगरी में आता है। ये एंकर इन्वेस्टर एप्लीकेशन लगाता है, इसका मतलब कोई कंपनी IPO लेकर आएगा, वो IPO ओपन रहेगा आपका 2 से 3 दिन में, तो साहब उसमें जब रिटेल इन्वेस्टर लगाता है एप्लीकेशन, उसी टाइम पर कौन लगाता है, मतलब सीधी बात है IPO में पैसा जो लगाता है, IPO में जो एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन की बात जो कर रहा है ना, ये एप्लीकेशन अलग से बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है उसी में IPO में फॉर अ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 10 करोड़ रुपीस, मतलब, और ये मिनिमम है। कितना है यार, ये कोई 1 लाख रुपए के शेयर नहीं लेंगे। तो लॉ ने बोला कम से कम 10 करोड़ रुपए के लेंगे अगर कोई कंपनी पब्लिक इशू ला रही है, वो भी मेन बोर्ड पर लिस्टिंग के लिए। मेन बोर्ड बोले तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE। अगर कोई कंपनी बुक बिल्डिंग के थ्रू IPO लेकर आ रही है, और वो IPO लेकर जो आ रही है कंपनी, वो यहाँ पर पब्लिक को शेयर्स बेचने आ रही है, तो यहाँ पर कि ये एंकर इन्वेस्टर एप्लीकेशन लगाएंगे अलॉटमेंट के लिए कि सर हमको अलॉटमेंट दे दीजिए, बट मिनिमम कितने रुपए की लगाएंगे। और याद रखना ये मिनिमम है, आप ज़्यादा की लगा सकते हैं, बट आपको अगर लगाना है एप्लीकेशन तो कम से कम 10 करोड़ रुपए की लगाना। एक बात प्रोसेस, और मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर अ वैल्यू ऑफ एटलीस्ट 2 करोड़ फॉर अ पब्लिक इशू। अगर कोई SME प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, राइट, तो आपको 2 करोड़ रुपए की लगाना है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन बाय एंकर इन्वेस्टर, अगर कोई बुक बिल्डिंग के थ्रू लेकर आ रहा है, तो हमें क्या करना है यार, एप्लीकेशन में क्या करना है, अगर कोई मेन बोर्ड पर लेकर आ रहा है, मेन बोर्ड पे कोई पब्लिक इशू लेकर आ रहा है, राइट, तो कम से कम मिनिमम आपको ₹10 करोड़ की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, ये रुपीस में है। और अगर SME प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल BSE का SME प्लेटफॉर्म है, नाम ही है इसका, और NSE का है इमर्ज। इसका कौन है, इमर्ज। यहाँ पर 2 करोड़ की बात करी गई है। ये एप्लीकेशन लगाएगा उस पर्टिकुलर इशू में एज पर द सेबी ICDR रेगुलेशन। चैप्टर कौन सा है यार, 9th है। अब इंपॉर्टेंट चीज, allocation to anchor investor shall be made on a discretionary basis subject to the following। अब हम एक काम करते हैं, ये चीज आपको दी गई है कहां पर, सेबी रेगुलेशंस में। हम पढ़ते हैं अपना इंटरप्रिटेशन, इसमें और डिटेल में बात करी गई है। चले, तो एक पॉइंट तो हमने क्या पढ़ा कि भाई अगर कोई एंकर इन्वेस्टर है और अगर SME पे जा रहा है तो 2 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन लगाओ। मेन बोर्ड पर जा रहा है तो कम से कम आपको 10 करोड़ की लगाना है एप्लीकेशन लेने के लिए, तो ही हमारा काम बनेगा। Their participation often help stabilizing price and provide visibility to the issue। सबसे बड़ी चीज रिटेल में कॉन्फिडेंस आता है कि भाई एंकर इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। अब ध्यान से, अब अपन बात करेंगे कि भाई कितना क्या कौन अलोकेशन करेगा, वो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास। अब काम की चीज क्या है हमारे पास, सबसे पहली बात तो लॉ ने बोला है, बहुत ध्यान से उन्होंने क्या बोला है, सब अलग अलग चीजें आपको बताई हैं। वो बोल रहे हैं अलोकेशन करना है एंकर इन्वेस्टर्स को, बहुत ध्यान से कितना करना है, up to 60% of the portion available for allocation to QIB। मतलब QIB को जो आपने दिया है पोर्शन अलॉटमेंट के लिए, राइट, कैन बी रिजर्व फॉर एंकर इन्वेस्टर। मतलब अगर आपने QIB को से फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स रिजर्व करे हैं
तो उसमें से लॉ ने बोला साहब 60 आपको किसके लिए रिजर्व करके रखना है, एंकर इन्वेस्टर के लिए, पहली बात। तो मेरे ख्याल से ये चीज बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्यूआईबी के लिए आपने जितना अलॉटमेंट के लिए एक रिजर्व कोटा रखा है, कोई भी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है एसएमई प्लेटफॉर्म वाले, तो लॉ ने बोला उसका अप टू 60% तक आपको रखना है, किसके लिए, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। दिस इज रेफर्ड टू एज अ एंकर इन्वेस्टर पोर्शन। ये जो 60% तक टोटल क्यूआईबी को जो देने वाले हो उसका 60% तक आपने जो रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंकर इन्वेस्टर पोर्शन। फर्दर अब इंपॉर्टेंट चीज है, लॉ ने बोला साहब ये आपने 60% तक तो यहां रख दिया है, आगे क्या बोल रहा है वो आपसे, आगे बोल रहा है कि भाई जो भी आपने रखा है इसमें से 1/3 ऑफ दिस एंकर इन्वेस्टर पोर्शन रिजर्व करो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वालों के लिए। मतलब इन्होंने क्या करा साहब, इन्होंने अलग से बोल दिया कि भाई जो भी आपका क्यूआईबी पोर्शन है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हैं कि सर हमारा क्यूआईबी पोर्शन है 500 करोड़ का। अच्छा 500 करोड़ मतलब मेरी कंपनी 1000 करोड़ का आईपीओ लेकर आ रही है, तो उसका 50% क्यूआईबी का पोर्शन है, तो ये आ गया 500 करोड़। तो लॉ ने बोला यार एंकर का अलोकेशन कितना होगा, एंकर का अलोकेशन होगा इसका 60%। मतलब 300 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन किसके थ्रू आ सकती है, एंकर इन्वेस्टर्स के थ्रू। करेक्ट, यहां तक मेरे ख्याल से फंडा क्लियर है कि भाई क्या है कॉन्सेप्ट। तो आपको जो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, सिंपल, क्यूआईबी को कितना ऑफर दिया गया ये निकालो, उसका 60% तक आप एंकर इन्वेस्टर के लिए रिजर्व कर सकते हैं, राइट, 300 करोड़। और जो आपने ये एंकर इन्वेस्टर के लिए रिजर्व करके रखा है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसका 1/3 रखना है आपको डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वालों के लिए। मतलब 100 करोड़ रुपए के शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड वाले। 300 का 1/3 मतलब कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका इतना। तो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे हम, एंकर अलोकेशन इज इक्वल्स टू, एंकर अलोकेशन इज इक्वल्स टू जो भी आपका आईपीओ का साइज है, जो भी आपका आईपीओ का साइज है उसका 50%, उसका 60%, बराबर है। तो ये चीज हमारे पास हो गई है। चले, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया एक फॉर्मूला। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि भाई हमारे पास 1000 करोड़ का है, उसका निकाला हमने 50%, तो आया 500 करोड़, उसका निकाला 60%, तो एक्चुअल में इनका कितना आया यार, 300 करोड़। और इसका फिर हमने डोमेस्टिक वालों के लिए निकाला, डोमेस्टिक एंकर इन्वेस्टर्स के लिए, तो लॉ ने बोला है इसका 1/3 मतलब ₹100 करोड़ तक कौन अप्लाई कर सकता है, डोमेस्टिक वाले। और याद रखना ये जो होता है बेसिकली, जो आईपीओ अलोकेशन जो होता है उसमें 3 पोर्शन होते हैं, जिसमें लॉ बोलता है कि भाई एटलीस्ट
50% देना है आपको QIB को, ज्यादा दे सकते हो बट कम से कम ऑफ टोटल साइज, राइट। NII को 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स को 35%, राइट। तो जनरली ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर चलता है। तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है कि भाई एंकर अलोकेशन कितना है, डोमेस्टिक वालों का कितना है। तो डोमेस्टिक वालों का जो एंकर पोर्शन आया है उसका आपको 1/3 निकालना है और आपका काम हो जाना है। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला वाला सिस्टम कंप्लीट है। ये आईपीओ लोकेशन हम फिर कभी बात करेंगे, बट फिलहाल टाइम बिंग ये जो 50% है ये 50% यहाँ का आया है और 60% यहीं पर दिया गया है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। कंसेप्ट क्या बोलता है। अब हम बात करते हैं यार की अलोकेशन की, कि एक्चुअल में अलोकेशन कैसे होता है। वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, बहुत ध्यान से, राइट। चलिए, की अलोकेशन रूल्स फॉर एंकर इन्वेस्टर, क्या क्या रूल्स हैं, किस तरीके से अलोकेशन होगा, बहुत ध्यान से। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, फॉर मेन बोर्ड आईपीओ एंड फॉर एसएमई आईपीओ। पहले हम बात करें सब मेन बोर्ड आईपीओ की। अब मेन बोर्ड आईपीओ में यहां पर इन्होंने क्या करा है साहब, इन्होंने डिवाइड किया है कि मिनिमम कितने मैक्सिमम कितने एंकर इन्वेस्टर होंगे, ये डिपेंड करता है अलोकेशन के ऊपर, बराबर है। चल, तो अब हम यहाँ पर क्या करें साहब, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। अगर आपका अलोकेशन 10 करोड़ तक का है, किसके फेवर में, एंकर इन्वेस्टर के फेवर में, तो मैक्सिमम ऑफ 2 एंकर इन्वेस्टर अलाउड होंगे। वर्ड क्या लिखा है, मैक्सिमम। अधिकतम 2 एंकर इन्वेस्टर मतलब 5-5 करोड़ देना है। अगर आपका अलोकेशन 10 करोड़ के और 250 करोड़ के बीच में है तो आपको मिनिमम 2 तो लेना ही है, बट मैक्सिमम 15 एंकर इन्वेस्टर ले लेना यार। सब्जेक्ट टू मिनिमम सबको 5 करोड़ पर इन्वेस्टर तो देना ही है आपको। मिनिमम अलॉटमेंट कितना है भाई, 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ का पर इन्वेस्टर देना है आपको। और अगर 250 करोड़ से ज्यादा का है तो मिनिमम ऑफ 5, मैक्सिमम अप टू 15 फॉर द फर्स्ट 250 करोड़। तो 250 मतलब यही वाली बात आ गई। और फिर एडिशनल 10 इन्वेस्टर चाहिए आपको हर एक्स्ट्रा 250 करोड़ के लिए या पार्ट देयर ऑफ, और फिर भी इनको मिनिमम आपको 5 करोड़ तो देना ही है, राइट। ये हुई हमारी यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात। इसका मतलब ये है, अगर 10 करोड़ तक आ रहा है तो ये चाहिए, और 10 करोड़ 0.01 है, 10 करोड़ से ज्यादा है तो आप इस लिमिट में आ गए अप टू 250 करोड़। यहाँ पर 250.01 करोड़ है तो आप थर्ड वाली कैटेगरी में पहुंच गए। ये चीज इंपॉर्टेंट हुई हमारे पास। एसएमई आईपीओ इसमें क्या लिमिट है बॉस, अलोकेशन अप टू 2 करोड़ तक आपको कितने चाहिए मैक्सिमम, 2 एंकर इन्वेस्टर। 2 से ज्यादा 25 करोड़ तक हैं तो 2 और 15 चाहिए, सब्जेक्ट टू मिनिमम 1 करोड़ रुपए पर इन्वेस्टर चाहिए आपको एसएमई में। और अलोकेशन अगर करना है 25 करोड़ से ज्यादा तो मिनिमम ऑफ 5, मैक्सिमम 15 फॉर द फर्स्ट 25 करोड़ एंड एडिशनल 10 इन्वेस्टर फॉर एवरी एडिशनल 25 करोड़ पार्ट देयर ऑफ, मिनिमम 1 करोड़ रुपए तो इन्वेस्टर से आना ही चाहिए। चले, तो ओवरऑल ये कंसेप्ट है यहाँ पर जो हम बात करेंगे। चल, अब एक काम करते हैं, हम एक चार्ट जैसा कुछ ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई ओवरऑल कंसेप्ट क्या होने वाला है, बहुत ध्यान से। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या होगा वो अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अलोकेशन। चलो, तो यहां पर हम लिखें कि अलोकेशन रूल्स की एलोकेशन रूल्स फॉर एंकर इन्वेस्टर। किस तरीके से अलॉटमेंट होगा, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या लिखा भाई,
फॉर मेन बोर्ड IPOs, मेजरली BSE, NSE। करेक्ट। चलो अब यहां पर हम बनाए कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमने जो डिवाइड किया है इसको फर्दर डिवाइड किया अपन ने। कंसेप्ट क्या होगा, फर्स्ट वाले में अगर आप अलोकेशन कर रहे हैं हमने कॉमन वर्ड यहां लिख दिया अलोकेशन, फर्स्ट पॉइंट अप टू अगर आप 10 करोड़ रुपए तक का अलोकेशन करने जा रहे हैं तो यहां पर बोला है मैक्सिमम मैक्सिमम आपको 2 एंकर इन्वेस्टर चाहिए। अच्छा, ये एंकर इन्वेस्टर मतलब हम इसको लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में AI। कितने चाहिए आपको, 2। यहां तक एक चीज हुई हमारी। सेकंड क्या बोल रहा है यार, सेकंड बोल रहा है सिस्टम में अगर आपको अलोकेशन करना है अलोकेशन बिटवीन ₹10 करोड़ से ₹250 करोड़ तक। इसका मतलब यहां पर 10 करोड़ से ज्यादा वाला आएगा तो यहां पर क्या बोल रहा है वो कि भाई मिनिमम कितने चाहिए, 2 एंकर इन्वेस्टर AI और मैक्सिमम कितने चाहिए, 15 AI। करेक्ट। सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू ₹5 करोड़ पर इन्वेस्टर देना है आपको। सब्जेक्ट टू मिनिमम अलॉटमेंट राइट। एक AI को मिनिमम 5 करोड़ रुपए के शेयर्स तो देना ही है। और वर्ड क्या लिखा है यहाँ पर, अलॉटमेंट इंपॉर्टेंट है। आपको अलॉट करना है एक्चुअल में। ये तो हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम बात करें थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर आपको अलोकेशन करना है 250 करोड़ के ऊपर, राइट, 250 करोड़ के ऊपर करना है अलोकेशन, तो कहानी क्या होगी यार,
अब अगर हम देखें फॉर द फर्स्ट अप टू 250 करोड़, बहुत ध्यान से देखना, राइट। फॉर द फर्स्ट 250 करोड़ ये एज इट इज सेम यहां लग जाएगा, मतलब मिनिमम 2 होना चाहिए, बट यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा। एज इट इज सेम लगेगा, सब्जेक्ट टू एक्सेप्ट मिनिमम चाहिए हमको 5, राइट। और पूरा का पूरा सेम कॉन्सेप्ट है। अगर हम लिखना चाहें तो यहां पर लिख देते हैं, वो बेस्ट है यार, राइट। लिख देते हैं, एक बार फिर से रीराइट कर लेते हैं, उसको समझ में आएगा। तो यहां पर क्या बोल रहा है वो, फॉर द फर्स्ट 250 करोड़, तो यहां पर बोल रहा है वो मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ 5 AI रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम 15 AI रिक्वायर्ड है फॉर द फर्स्ट अप टू 250 करोड़ तक। और यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर थोड़ा सिस्टम अलग है। वो बोल रहा है फॉर एवरी रुपीज 250 करोड़ और पार्ट देयर ऑफ, एडिशनल 10 इन्वेस्टर्स आर अलाउड, एंजल इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स अलाउड, एंजल नहीं एंकर पढ़ रहे हैं अपन, राइट। यहां तक सबको समझ में आ गया। और यहां पर एक लाइन है, यहां पर एक लाइन है, सब्जेक्ट टू ईच AI must receive minimum allotment of ₹5 करोड़, राइट। कम से कम इनको 5 करोड़ का मिनिमम अलॉटमेंट चाहिए है। तो ये तो हुई हमारी कहानी मेन बोर्ड के लिए कि भाई ओवरऑल मेन बोर्ड IPO में आते हैं तो आपको कितना कितना रिक्वायर्ड है वो हमने यहाँ पर पढ़ लिया है की अलोकेशन ऑफ AI में। अब हम बात करें यार किसकी, अब हम बात करें भैया अपने SME IPO वाले की, राइट। बहुत ध्यान से, फॉर SME एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर अगर कोई कंपनी आ रही है लिस्टेड के लिए, अच्छा SME मतलब BSE SME इसका नाम है और NSE का है इमर्ज, राइट। चले, अब यहां पर आ रहा है तो क्या करना है आपको, लिमिट आपकी कम हो गई। फर्स्ट पॉइंट, अलोकेशन अप टू ₹2 करोड़ तक, मैक्सिमम
मैक्सिमम चाहिए आपको 2 एंकर इन्वेस्टर। यहां तक फंडा क्लियर है मेरे ख्याल से। सेकंड, अगर आप अलोकेशन कर रहे हैं 2 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक, तो कितने रिक्वायर्ड है आपको? तो लॉ ने बोला मिनिमम चाहिए 2, मिनिमम ऑफ 2 AI, और यहां मैक्सिमम चाहिए आपको 15। सब्जेक्ट टू subject to minimum allotment of rupees 1 करोड़ पर इन्वेस्टर। अरे वहां पर 5 करोड़ था ना, यहाँ पर 1 करोड़ है, सीधी बात है, डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। चलो थर्ड वाला, अगर मेरा अलोकेशन 25 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, तो मिनिमम कितने चाहिए बॉस? 5 AI, मैक्सिमम कितने चाहिए? 15 AI, फॉर फर्स्ट 250 करोड़, करेक्ट? सॉरी, फॉर फर्स्ट 25 करोड़, और एडिशनल अगर कुछ है 25 करोड़ और पार्ट, तो 10 AI। मिनिमम 1 करोड़ का तो अलॉटमेंट करना ही है आपको। मिनिमम ऑफ रुपीस 1 करोड़ पर इन्वेस्टर, करेक्ट? तो ये आपके पास एक छोटी सी पिक्चर है कि बॉस SME IPO में है, SME IPO में कैसा क्या अलॉटमेंट करना है वो अपन ने बात कर ली। वो आपके पास ये पिक्चर है SME एक्सचेंज की, करेक्ट? और ये आपके पास पिक्चर है किसकी? और ये है आपके पास पिक्चर मेन बोर्ड वालों की, राइट? चलो, तो ओवरऑल की अलोकेशन कैसे करना है उसकी पिक्चर आपके पास ये रही कि भाई ओवरऑल क्राइटेरिया क्या है अलोकेशन करने का, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेंशन है। चले, तो हमने ये पूरा का पूरा चार्ट के थ्रू देख लिया है। अब थोड़ा सा इसको हम क्रक्स में बताएं। अगर आपको 10 करोड़ तक करना है, लिमिट क्या है भाई? 10, 250 से ज्यादा। SME में कितनी है? 2, 25 और 25 के ऊपर, राइट? तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है सिंप्लीफाई तरीके से। एंकर इन्वेस्टर प्रोसेस, द बिडिंग, अब इंपॉर्टेंट लाइन है, द बिडिंग फॉर एंकर इन्वेस्टर ओपन, सब कब ओपन होगी? पब्लिक इशू के
बिफोर द पब्लिक इशू, जब भी पब्लिक इशू ओपन होगा उसके पहले ओपन होगा आपका बिडिंग प्रोसेस। कंप्लीशन ऑफ अलोकेशन, द शेयर्स आर अलॉटेड ऑन द सेम डे ऑफ बिडिंग। बराबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बिडिंग प्रोसेस कब होगी एप्लीकेबल, कब हुआ कंसेप्ट। बराबर है, ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब इंपॉर्टेंट है अलॉटमेंट कब हुआ आपको, वो इंपॉर्टेंट है। अलॉटमेंट क्या बोला लॉ ने, सेम डे बोला भैया, सेम डे आपका हम अलॉटमेंट भी कर देंगे, ये वाली चीज हो गई। लॉक इन पीरियड की बात करें, शेयर्स अलॉटेड टू एंकर इन्वेस्टर आर लॉक्ड इन फॉर 30 days from the date of allotment, preventing immediate sale in the secondary market, reducing volatility। मेन ये लॉजिक क्यों लगाया गया है कि भाई हम आपको 30 दिन का लॉक इन पीरियड रखेंगे। इसका मतलब ये है सब 30 दिन तक वो वाले को आप बेच नहीं सकते हो, 30 दिन बाद बेचने आओगे, तो वो वाली चीज है। चले अब हम बात करते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल की, जोमेटो की, कि भाई ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था, किसने पैसे लगाए, कब पैसे लगाए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम जोमेटो के बारे में पढ़ते हैं। चलो अब जोमेटो में क्या हुआ बहुत ध्यान से, लंबी चौड़ी कहानी है यार। जोमेटो की हम बात करेंगे साहब QIB एलोकेशन, या फिर अपनी बात करें एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन, किसने अप्लाई किया था, कब अप्लाई किया था, किस डेट में अप्लाई किया था, कब इनको अलाउ किया गया था अप्लाई करने में, कितना अलॉटमेंट हुआ, क्या एलोकेशन हुआ, किस किस को हुआ है, कितनी प्राइस पर हुआ, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। चल जोमेटो IPO की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये आया था आपका जुलाई 2021 में, राइट। जुलाई 2021 में जो आया था जोमेटो का IPO, और ये पूरा का पूरा IPO का अगर हम साइज की बात करें तो ये था आपका ₹9375 करोड़ का। बराबर है। और क्या देते रहे हैं हमको, और इसमें इन्होंने दिया था साहब हमको एक प्राइस बैंड, प्राइस बैंड दिया था 72 रुपए से लेकर 76 रुपए तक, 72 से लेकर 76 तक। बराबर है। और इसकी जो सब्सक्रिप्शन डेट थी, मतलब जो ये पीरियड ओपन हुआ था IPO का, वो था आपका 14 से लेकर 15, 14, 15, 16 जुलाई 2021, राइट। चले तो 14 से खुला, 14, 15, 16 3 दिन रहा 2021। हमने अभी अभी बात करी है कि भाई जोमेटो में ये क्या करते हैं साहब, QIB को मतलब एंकर इन्वेस्टर को कब देते हैं, तो वो एक दिन पहले देने हैं। बराबर है। चलो आगे हम बात करते हैं। ओवरऑल 9375 का कॉम्बिनेशन क्या था यार, तो इन्होंने कहा था कि भाई देखो हम फ्रेश शेयर्स इशू करेगी कंपनी, वो होगा 9000 करोड़ का, मतलब 9000 करोड़ के हम फ्रेश शेयर्स इशू करेंगे। और ऑफर फॉर सेल, आपको पता है ना OFS क्या होता है, ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल कौन लेकर आता है यार, बाय एग्जिस्टिंग मेंबर। तो इनका एग्जिस्टिंग मेंबर कौन था यार, इन्फो एज, कभी नाम सुनाओ, Naukri.com, इन्फो एज इंडिया। तो इन्होंने कहा था कि भाई ये लेकर आए थे ₹375 करोड़ का। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो इन्होंने जिस भी रेट में लिए होंगे इन्फो एज वालों ने जोमेटो से IPO के पहले 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए में, वो 72 से लेकर 76 में अपने बेचने के लिए तैयार है। ठीक है, ये हुई हमारे पास
एक कहानी। दूसरी, अब हम बात करें यार एंकर इन्वेस्टर्स की, जो हमारा मेन टॉपिक है यहां पर। अब एंकर इन्वेस्टर एलोकेशन डिटेल्स की बात करें कि किस तरीके से अलॉटमेंट हुआ था। सबसे पहली बात तो ये ओपन कब हुआ था यार? तो हमने अभी अभी देखा लॉ में कि भाई लॉ में क्या लिखा है कि जो भी आपका सब्सक्रिप्शन पीरियड होगा, जो भी आईपीओ की डेट होगी उसके एक दिन पहले होगा। तो ये एक्चुअल में ओपन हुआ था 13 जुलाई 2021, अ डे बिफोर इट्स आईपीओ। आईपीओ की जो पब्लिक के लिए था, पब्लिक के लिए कब हुआ था यार? 14 तारीख को। तो वो एक दिन पहले ओपन हो गया था। ठीक है, अब हम डिटेल्स की बात करें। राइट, स्पेसिफिक इसी की बात करें। ओवरऑल टोटल जो अलोकेशन था, टोटल जो अलोकेशन था, मतलब जोमेटो ने जो अलोकेट किए थे वो कितने शेयर्स किए थे? बहुत ध्यान से, 55173,505 इक्विटी शेयर्स, मतलब 55 करोड़। ये 1 में अगर आप देखेंगे तो 55 करोड़ 21 लाख 73,505 शेयर, 55 करोड़ 21,73,505 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, ये जो अलोकेट किया था ये था आपका 45% ऑफ टोटल साइज। राइट, इसका मतलब ये है ओवरऑल जो क्यूआईबी को अलोकेशन था वो कितना था आपका? इतने का। क्यूआईबी को मैक्सिमम कितना मिलता है यार टोटल साइज का? 50%, ये हमने पढ़ा था। तो यहां पर कितना दिया गया था क्यूआईबी को? 45%। 45% ऑफ दिस, तो इतने आए थे। और ये जो अलोकेशन हुआ था, ये जो अलोकेशन हुआ था ये हुआ था कौन सी प्राइस पर? 76 रुपए, मतलब जो इनका अपर बैंड था। लोअर प्राइस पे नहीं हुआ था, 76 हायर प्राइस पे हुआ था, अपर बैंड पे। अरे प्राइस बैंड है ना 72 से लेकर 76 तक। करेक्ट, चले। और इनको जो टोटल अलॉटमेंट हुआ था, वो टोटल जो हुआ था वो कितना हुआ था यार? अगर हम रुपीस की टर्म्स में बात करें तो रुपीस 4196.51 करोड़ का, 4196.51 करोड़ का था। राइट, टोटल कितने का इशू था हमारा? 9375 करोड़ का। उसमें से इतना दिया गया था क्यूआईबी को। चल, अब यहां पर हम आगे चलें। ओवरऑल अगर यहां पर बात करें कितनों ने पार्टिसिपेट किया था, तो अप्रोक्सीमेटली टोटल एंकर इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट किया था 186, बराबर है। तो टोटल 186 एंकर इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। और ये 186 अब इंडिया के भी थे, ये डोमेस्टिक वाले भी थे और ग्लोबल लेवल पर भी थे। इंडिया वाले भी थे और ग्लोबल वाले भी थे हमारे पास, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। करेक्ट,
तो इन्होंने क्या करा, अब हमने क्या देखा है, लिमिट के अंदर एक लिमिट क्या देखी है कि भाई कम से कम आपको क्या करना है, 1/3 आपको देना है, किसको, 1/3 देना है आपको डोमेस्टिक वालों को। ये हमने टोटल का देखा है, 1/3 किसको देना है आपको, डोमेस्टिक वालों को। तो लगभग डोमेस्टिक वालों को दिए गए थे कितने इक्विटी शेयर, इतने लगभग इनको शेयर्स ऑफर करे गए थे, राइट। 18 करोड़ 41 लाख 81 करोड़ 41 lakhs 4,960 इक्विटी शेयर्स, और ये था अप्रोक्सीमेटली 33%। 33 का अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो ये था आपका 33.34% ऑफ एंकर बुक। रूल क्या बोलता है कि भाई आपको इतना देना है, आपको बराबर है 1/3, तो यहां पर हो गया ये। अच्छा, ये हम जो दिए थे, ये इतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये दिए थे 19 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड को। 19 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। अब कुछ कुछ के नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम, से फॉर एग्जांपल एसबीआई म्यूचुअल फंड वालों ने लिया था, ये एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वालों ने लिया था, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड वालों ने लिया था, कोटक म्यूचुअल फंड, मतलब जो जो बैंक के नाम याद आ रहे हैं ना सब लिख दो यार। निप्पॉन इंडिया नाम सुना होगा आपने, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, आईएफएल, सुंदरम हुआ, टाटा हुआ, ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने लिया था ओवरऑल। ग्लोबल लेवल पे बात करें, ग्लोबल लेवल के कौन कौन इन्वेस्टर्स थे, उसमें कौन कौन आएगा यार आपका, सी फॉर एग्जांपल न्यू वर्ल्ड फंड आईएनसी, टाइगर ग्लोबल नाम सुना होगा आपने, अबे जैकी श्रॉफ का बेटा क्या नहीं है, उसके पैदा होने के पहले ये फंड था। ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, सोचो यार। नुमुरा, गोल्डमैन सैक्स, बराबर है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट वाले, एचएसबीसी ग्लोबल, यूबीएस, सब ने पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर ओवरऑल। तो ये हमने ओवरऑल क्या देखा है कि भाई किस तरीके से जोमेटो के एंकर अलोकेशन हुआ था, वो इंपॉर्टेंट है हमारे पास, राइट। कि कैसा क्या आपका अलॉटमेंट का स्टेटस था, किस किस को दिया गया था। तो ये पूरी की पूरी कहानी जोमेटो की जुबानी, ये आपके साथ मेरी जुबानी, ये आपके सामने प्रस्तुत की गई है कि आईपीओ का साइज क्या था, कितना हमने दिया था। याद रखना साहब, क्यूआईबी में बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें आपने जिसको भी अलॉटमेंट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हमारे पास इंपॉर्टेंट है, राइट। चल, तो यहां तक हमने अपना ये वाला टॉपिक का कॉन्सेप्ट ये पर्टिकुलर कंप्लीट किया है। अब जोमेटो में देखो ये क्या लिखा है, द अलोकेशन टू एंकर इन्वेस्टर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ द ऑफरिंग। जोमेटो ने रेस किया था, अगर बिल्कुल स्पेसिफिक जाए तो 4196 पॉइंट, अरे भाई ये 0.51 करोड़, ये पॉइंट है बीच में, राइट। करोड़ थ्रू एंकर इन्वेस्टर के थ्रू इतना रेस किया था, विच इंक्लूडेड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक वाले थे, टाइगर ग्लोबल वगैरह वगैरह थे।
These investors were allocated 76 रुपए पे दिया था, showcasing confidence in the company. As required, 1/3 of the total investor portion रिजर्व किया था डोमेस्टिक वालों के लिए, ताकि वो इनकी प्रेजेंस भी हो पाए। और ये हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है किसका यार, एंकर इन्वेस्टर का। याद रखना एग्जाम में सवाल यहीं से आएगा। ये क्वेश्चन लिख के आओगे, एग्जामिनर की दम नहीं है वो आपके मार्क्स काट पाए, ये मेरी गारंटी है। कैसा लगा ये लेक्चर? कंपलसरी रिस्पॉन्ड करना है आपको। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया।